हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जर शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे WTO के साथ, जो कि जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी एक डाउट सेशन का एक टॉपिक है जो कि मेरे जो स्टूडेंट है मिस्टर सुशांत, उन्होंने मेरे सामने रखा था। आज उन्हीं के टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट WTO। बट बिफोर starting that lecture, I would like to request that please do like and subscribe the channel Commerce Vista and make it a huge success, ताकि आप लोग को मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहें और मेरी हेल्प सब तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरे हर एक अपडेट जो मैं डाल रहा हूँ आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही मतलब है कि जो जितने भी ग्लोबल बिजनेस हैं उनमें डील आउट करता है। ठीक, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी रहे, यानी एकदम तरलता रहे। लोग मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं या मेंबर नेशंस हैं जो इसमें जुड़े हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करें। ये काम भी WTO का ही है। ठीक है, ये तो था एक शॉर्ट ब्रीफ। अब आइए बात करते हैं कि WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग बिटवीन कंट्रीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन WTO एक सक्सेसर है, यानी वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को टेक ओवर करने वाला, उसको सक्सेसर कहा जाता है। ठीक, तो लेकिन सक्सेसर अगर है तो इसका प्रेडिसेसर भी होना चाहिए, यानी इसके पहले कोई और बॉडी बनी होगी, तभी उसको और चेंज करके और मॉडिफाई करके WTO बनाया गया। जाहिर सी बात है। तो आइए उस बॉडी के बारे में बात करते हैं पहले, जो कि इसका यानी WTO का प्रेडिसेसर रह चुका है। ठीक है, तो WTO इज अ सक्सेसर ऑफ GATT। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1993 में बना था, यानी GATT को 1993 में बनाया गया था विद द एम ऑफ रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, इस ट्रांसपेरेंसी का मतलब था कि भाई हर जो भी मेंबर नेशन थे इसमें, उनके पास अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, एक स्पेशल टेक्निक थी, पावर वो थी, USP थी, जिसको वो कैश कराने की कोशिश करते थे। और उसमें कहते हैं ना कि अपना फायदा तो सभी दिखता है, तो वही हाल मेंबर नेशंस के साथ भी था। तो मेंबर नेशंस ने अपने पे चलाना शुरू किया, इससे थोड़े वीक नेशंस थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। तो इन सब चीजों से डील आउट करने का, टैकल आउट करने के लिए ही जो मिस्टर डंकल है, जिनका मेरा नाम यहाँ लिखा भी हुआ है, कि उस समय GATT के जो जनरल डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर डॉक्टर आर्थर डंकल, उन्होंने एक पैकेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल फॉर्मूला रखा। कॉम्प्रोमाइज का इस वजह से क्योंकि भाई अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो वही उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाला जाए जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए और ज्यादा लिबरल बना दें, ताकि हर कोई मेंबर नेशन, चाहे वो बहुत ज्यादा मतलब गरीब नेशन हो या बहुत ज्यादा अमीर नेशन हो, सब एक साथ आकर के इसमें ट्रेड कर सके। ठीक, तो उन्होंने WTO के एक प्रपोजल रखा। 1 जनवरी 1995 को ये रजिस्टर हुआ, यानी WTO जो बना वो था 1 जनवरी 1995 में इसकी शुरुआत हुई। और दूसरी चीज इसमें मेन था, एक्चुअली इसमें जो चेंजेस करने पड़े, उन चेंजेस का मेन मतलब था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, जिसमें IPR भी शामिल था। क्या हर नेशन का IPR एक जैसा होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इसका मतलब यह है कि कोई स्पेशल टेक्निक, कोई स्पेशल मेथोडोलॉजी एक नेशन अपने पास रखता है, और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टेक्निक के दम पे वो पूरे नेशंस को डोमिनेट कर सकता है। तो इस डोमिनेशन से बचाने के लिए ही GATT को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया और ज्यादा पावरफुल बनाया गया, जिसका मतलब जो क्रेडिट जाता है वो है डॉक्टर आर्थर डंकल को, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज पैकेज रखा और इसके थ्रू जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो यहाँ में लिखा हुआ है, इसको और ज्यादा पावरफुल बना करके और ज्यादा क्या कहते हैं डाइवर्सिफाई करके इसे WTO का नाम दिया गया। और WTO आया कब अस्तित्व में? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो ये तो था एक शॉर्ट ब्रीफ WTO की हिस्ट्री के बारे में कि वो कैसे बना। अब आइए बात करते हैं मेन किसके नेचर ऑफ स्ट्रक्चर का, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या बॉडीज हैं, वो क्या काम करती है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ WTO की। तो स्ट्रक्चर ऑफ WTO में एग्जैक्टली 3 स्ट्रक्चर्स हैं।
यहाँ पे पहले दो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला है द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा ग्रुप है जो कि सबसे बड़ी चीज है कि वो WTO की हाईएस्ट बॉडी है, मीन्स टॉप लेवल की बॉडी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करता है। ठीक, मेन है ये किन चीज से बना हुआ है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, यानी जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला करके ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनी है। ठीक है, फिर है इसका मेन काम है क्या करना, ये एग्जीक्यूटिव है WTO का और रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? कैरिंग ऑन आउट दी फंक्शंस, यानी जितने भी फंक्शंस WTO करता है टोटल, चाहे वो एग्रीमेंट साइनिंग हो या कुछ भी हो या कंट्रोलिंग हो, वो सारा का सारा काम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही करता है। ठीक है, फिर है उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के लिए किसी भी मैटर में, यानी किसके पास? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के पास किसी भी मैटर के रिगार्डिंग डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी है और पावर भी है। ठीक है, अगला है द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल एक एग्जीक्यूटरी बॉडी है। एक्चुअली ये यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन नहीं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की फ्रेमिंग की बात है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली एग्जीक्यूटर है MC के डिसीजन का, यानी मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स में जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं, उसका एक्शन करना, यानी इसको कहते हैं ना कार्य में लाना, क्रिया करना, उसका वो सारा काम जनरल काउंसिल्स का होता है। ठीक है, तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव फोरम जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ MC ड्यूरिंग द इंटरवल्स, जो मैंने पहले बता दिया था कि ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के जो भी फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक, किसके बीच में? इंटरवल्स बिटवीन द मीटिंग्स ऑफ MC, यानी MC की जो भी मीटिंग्स होती हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना जनरल काउंसिल का काम। क्लियर? लास्ट है इट ऑल्सो अरेंजेस फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन विद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, यानी जो जनरल काउंसिल है जो कि WTO के अंडर में काम करता है, उसका मेन काम है क्या करना? अदर इंटर गवर्नमेंटल, यानी अंतर राज्य जो होती है, मतलब जो एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग, और दूसरी चीज NGO यानी नॉन गवर्नमेंट, यानी गैर सरकारी संगठन जितने होते हैं उनके साथ एक अच्छा खासा कोऑपरेटिव सेटअप करता है, ताकि ये अपने जो भी इंटरनेशनल जो ट्रेड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवा पाए। ठीक है, तो आइए आगे इसके और चलते हैं। अभी और काफी चीज है, इसका थर्ड बॉडी भी देखेंगे और उसके आगे चलेंगे इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव पे। स्टेटमेंट तो आपके सामने रख रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ WTO की तीसरी बॉडी, जिसका नाम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एक्चुअली मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड पे WTO का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो दो नेशंस के बीच में या दो इकोनॉमीज के बीच में जो भी ग्लोबल ट्रेड में जो भी आपस में डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस हैं उन्हें सॉल्व करे। तो उसके सोल्यूशन के लिए WTO ने एक स्पेशल बॉडी बना के रखी है अपने अंडर में, जिसका नाम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। और ये किसी कस्टोडियन है, यानी किसकी वो है, एक तरीके से पेरेंट है, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक, इस डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को, यानी ये जो बॉडी है पूरी, इसके पास पावर क्या है, किस चीज के? पैनल बना सकता है और एपलेट बॉडी कंस्टिट्यूट कर सकता है। एपलेट बॉडी का मेन मतलब है एक ऐसी जुडिशियल बॉडी जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट में अपना जजमेंट देती है और उन जजमेंट्स को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, और फिर उन्हीं पैनल्स को अडॉप्ट कर सकता है और बॉडी रिपोर्ट्स को भी, जिन्होंने अपने एपलेट बॉडी बनाई थी, किस चीज के लिए? कंप्लायंस करने के लिए किनके साथ? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे उनके साथ। ठीक, यानी एपलेट बॉडी की जो रिपोर्ट होगी प्लस जो पैनल हमने बनाया उसको उसके सोल्यूशन के लिए उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी कि नेगेटिव या पॉजिटिव, कि हाँ हमको इसको पेनलाइज करना, हमको इसको पनिश करना है या हमको इसको अप्रिशिएशन देना है, जो भी है उसके सेंस में उसकी वो जो सिफारिशें हैं उसको लागू करवाती है। और लागू करने के साथ साथ उसको वो क्या कहते हैं, उसकी वो कंप्लायंस का मेन मतलब है उसको फॉलो करना, उसको मानना, तो मनवाती भी है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगला है आपके सामने रख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO कि WTO को बनाया ही क्यों गया, क्या उद्देश्य था WTO को बनाने का। स्टेटमेंट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO की। तो सबसे पहला जो WTO का ऑब्जेक्टिव था, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेन इम्प्लीमेंट करना किस चीज को? न्यू वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को, जैसा कि एग्रीमेंट में विजुअलाइज यानी देखा गया था और फ्रेम किया गया था, उस सेम चीज को
इम्प्लीमेंट कराना और जितने भी मेंबर नेशंस है या मेंबर इकोनॉमीज है उनको इसको फॉलो करने के लिए मतलब एक तरीके से कन्विंस करना और मजबूर भी करना। सेकेंड है टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड इन अ मैनर दैट बेनिफिट्स एवरी कंट्री, यानी जितने भी वर्ल्ड ट्रेड होंगे, ग्लोबल ट्रेडिंग होगी, उनको ऐसा फ्रेम करना कि वो हर कंट्री को बेनिफिट पहुंचाए, किसी एक कंट्री को नहीं। मतलब पावरफुल कंट्री को और पावरफुल ना बनाए और जो वीक कंट्रीज को और वीक ना बनाए, दोनों को बराबर रखे। ठीक है। तीसरा, डिमोलिश का मतलब होता है गिराना, यानी खत्म कर देना। तो जितने भी हर्डल्स हैं एक ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम में, उनको हटाना और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो में और ऊपर जाना, यानी और हाई पे जाना, पीक पे जाना। ठीक। तो डिमोलिश का करना ऑल दी हर्डल्स टू एन ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड उशर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियोस। तो भाई ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मेन मतलब है कि जो भी इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर हैं, उनके जितने भी हर्डल्स है रिगार्डिंग ये है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, इन सब को देखना, समझना और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए रास्ते बनाना। ठीक है। अगला, टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स। ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स का मेन मतलब है जितनी मेंबर नेशंस है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। सो एज टू बेनिफिट कंज्यूमर एंड हेल्प ग्लोबल इंटीग्रेशन। भाई अगर कंज्यूमर्स खुश रहेंगे, उनको बेनिफिट पहुंचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी मेंबर नेशंस, कंज्यूमर्स, इन सबको मिलाकर के हमारा जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है। और लास्ट, सेकेंड लास्ट है टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। कैसे? भाई एक नेशन, मान लो कि हमारे हर नेशन की अपनी अपनी अलग अलग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी एक स्पेशल मेथोडोलॉजी होती है, एक स्पेशल टैलेंट होता है। ठीक। तो अगर हर एक नेशन यानी मेंबर नेशन की अगर हम स्पेशल टैलेंट को ले लें और उसको दूसरे के साथ शेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन कंट्रीज की जो मेथोडोलॉजीज है या स्पेशलिटी है वो हमें मिलेगी। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इसका अल्टीमेट जो फायदा होगा वो होगा किस चीज में? आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन दी वर्ल्ड, और दूसरी चीज लेवल ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और किसके लिए? ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। तो इन सारी चीजों का मेन मकसद था कि प्रॉपरली जो भी विजुअलाइज किया गया था एग्रीमेंट में, उन सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करवाना और उसे फॉलो करवाना। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिंग सिस्टम में उनको दूर करना, ताकि हमारे जितने भी मेंबर नेशन है वो अपना बेस्ट दे सके और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो में पुश कर सके, ठीक, उसको और ऊपर उठा सके। और इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो और प्रोडक्शन हो, जिसकी मदद से हाई लेवल ऑफ लिविंग तो होगी ही और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा एट ग्लोबल लेवल। ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने आखिरी पॉइंट रख रहा हूँ, वो है रोल ऑफ WTO। आइए इसको देखते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टास्क सेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड। नाउ द लास्ट हेडिंग इज ऑफ रोल ऑफ WTO। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में इसके जो बेसिक्स उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन रोल्स में कुछ एडिशंस भी हैं। लेट्स सी दोस एडिशंस। WTO सबसे बड़ी चीज एडमिनिस्टर करता है क्या? वेरियस काउंसिल्स के थ्रू जितनी भी टोटल एग्रीमेंट्स हैं, मतलब एग्रीमेंट में जो कंडीशंस और टर्म्स रखी गई थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WTO, उसको ओवरसी करता है, उसको मतलब देखता है प्रॉपरली। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मतलब ये देखता है कि जितने भी एग्रीमेंट को प्रपोज किया गया था प्रपोजल में, वो सारे के सारे फॉलो किए जा रहे हैं सारे मेंबर कंट्रीज के थ्रू या नहीं। ठीक है। फिर है WTO क्या करता है? ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट टैरिफ एंड रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स। टैरिफ का मतलब होता है आपस में जब लेन देन करते हैं तो उसमें भाई पेमेंट तो करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, उसमें टैक्सेशन भी लगाते हैं। ठीक। तो ये रेंट पेमेंट या परचेजिंग पेमेंट जो होता है वो प्लस उसके साथ साथ टैक्सेशन का जो पेमेंट कहते हैं उसको टैरिफ कहा जाता है। गैट का मैंने फुल फॉर्म भी यही बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो टैरिफ का मेन मतलब है टैक्सेशन और रेंट पेमेंट। ठीक। यानी कॉस्ट पेमेंट एक तरीके से कह सकते हो। तो जितने भी सिग्निफिकेंट टैरिफ्स हैं जो कि अदर मेंबर कंट्रीज पे लगते हैं ट्रेडिंग के समय, उनको देखना, और जो भी नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उनको रिड्यूस करना।
एक्चुअली इनका रिडक्शन 40% तक भी होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैज बीन मेड. ठीक. और ऐसा नहीं है कि हर बार हमको टैरिफ ही पे करना होता है. कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ नेशन से बार्टर सिस्टम करते हैं, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं. बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि हम कमोडिटी या सर्विस के बदले कमोडिटी या सर्विस देते हैं और लेते हैं. ठीक. तो हमारे मतलब इंडियन कंट्री का जो कुछ ट्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ जितनी भी अरब कंट्रीज है वहाँ उनके साथ बार्टर सिस्टम चलता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास बहुत सारे तेल के कुएं हैं, ऑयल वेल्स हैं, जहाँ से हमें क्रूड ऑयल मिल जाता है. और उस क्रूड ऑयल की जो भी ग्लोबल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ से मतलब खाना, मतलब गेहूं, चावल, दाल और जितने भी ईटिंग आइटम्स हैं और पहनने की जो आइटम्स हैं वो उनको एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक. तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम, हमने पैसे तो लिए नहीं अरब कंट्री से, हमने किया कि हमने उनसे कहा कि जितना आपको खाना चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे आपको, आप अपना जो क्रूड ऑयल का ऑयल वेल है यानी क्रूड ऑयल है उसको आप हमें एक्सपोर्ट कीजिए. बस यहाँ पे नॉन टैरिफ वाला मामला आ जाता है. क्लियर. और ये सारी चीजें किस चीज के लिए? ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. ठीक है. WTO एक वॉचडॉग है. वॉचडॉग का मतलब होता है हमेशा नजर गड़ाए रखने वाला, देखने वाला, 24 घंटे निगरानी करने वाला. जैसे हम लोग करते क्या, घरों में एक कुत्ता पालते हैं जो कि 24 घंटे तैनात रहता है कि जरा सी भी हरकत हुई तो वो भौंकना चालू करता है. तो वो क्या करता है, एक अलार्म बेल होती है. ठीक. वैसे ही WTO एक अलार्म बेल है, एक वो है जो कहते हैं सुपरवाइजर है. वो सारी मेंबर कंट्रीज की जो एक्टिविटीज है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग उन्हें देखता है, एडमिनिस्टर करता है, मॉनिटर करता है. और जहां भी गड़बड़ दिखाई दी तुरंत उन्हें एक समन भेजता है कि आपकी इतनी ट्रेडिंग हो रही है, ये थोड़ी फेक है या वैसे क्या है या इलीगल है, जो भी है, जैसा भी मैटर है उसके रिगार्डिंग वो उन्हें वार्न करता है. ठीक. ओवरऑल क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में वॉचडॉग है और उनकी जितने भी ट्रेडिंग रिजीम्स है उनकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है ताकि कहीं कोई फ्रॉड ना होने पाए. और दूसरा है इट प्रोवाइड सेवरल कंसिलिएशन मैकेनिज्म. कंसिलिएशन मैकेनिज्म का मतलब है वो मिलाना, मैच करवाना. ठीक. तो कंसिलिएशन मैकेनिज्म करता है किस चीज के लिए? ताकि कोई भी ट्रेड कन्फ्लिक्ट हो मेंबर कंट्रीज के बीच में तो उसके लिए एक सोल्यूशन आराम से निकाला जा सके. और ये सोल्यूशन बहुत चीजों पे हो सकते हैं. टैरिफ पे हो सकते हैं, ट्रेड पे हो सकते हैं, आपस में जो एग्रीमेंट है उसमें हो सकता है, किसी भी चीज में किया जा सकता है. ठीक है. आई होप इतना आप लोग के लिए बहुत होगा. मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए. तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए. अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में अपना कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डाउट पोस्ट कर दीजिए. आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.